हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अमर्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हाई स्कूल की साइंस का जो पहला चैप्टर है। जो सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, और जो चैप्टर पहला है वो है रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, ये मतलब बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। बस आराम से अच्छे से चीज़ों को समझते चलेंगे और सारी चीज़ें हमको आने लगेंगी। अब केमिस्ट्री से डरना नहीं है, बिल्कुल मन लगा के पढ़ना है और ध्यान से देखना है। जो जो चीज़ें हम बताते चल रहे हैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। जो चीज़ें आप लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, उनको महसूस करते हैं, प्रयोग करते हैं, क्लास 10th में सारी चीज़ें उसी पे बेस्ड हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं। क्लास 9 10th की जो साइंस है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, ये सब क्या है जो रोज़ के दैनिक जीवन में हम लोग देखते आ रहे हैं। बस उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सब्जेक्ट के रूप में प्रेजेंट करना है और दिखाना है, वही चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर जो चैप्टर है वो रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएँ, पहले तो रासायनिक अभिक्रियाओं से शुरू करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया समझने से पहले एक चीज़ समझनी होगी कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया की जो शुरुआत होती है उसके पहले हमको पता होना चाहिए कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन, अगर बात करें परिवर्तन की, तो क्लास 9th में परिवर्तन पढ़े गए थे। मुख्यतः दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, परिवर्तन को 2 मिनट में समझ लेते हैं। तो परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, मुख्यतः परिवर्तन जो है वो मेन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक परिवर्तन होता है जिसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन का मतलब चेंज, बदलाव, किसी चीज़ में बदलाव 2 प्रकार का होता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। भौतिक परिवर्तन, इसको फिजिकल चेंज कहते हैं, और एक होता है केमिकल चेंज। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन, जिसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इन्हीं में से भौतिक परिवर्तन जो होता है वो हम फिजिक्स, भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे इन चीज़ों के बारे में। ठीक, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसको हम देख सके, अपनी आँखों से देखा जा सके। जैसे बर्फ़ होती है, बर्फ़ का पानी में पिघल जाना। बर्फ़ रखेंगे अगर तो धीरे धीरे पानी में क्या होगी, वो पिघल जाएगी। और बर्फ़ को वापस फ्रीजर में रख देंगे तो बर्फ़ क्या होगी, फिर से सॉलिड हो जाएगी। तो हम देख पा रहे हैं कि बर्फ़ पानी हो रही है, फिर बर्फ़ बन रही है। उसको अगर हम गर्म करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो वाष्प बन के क्या होगी, उबलना शुरू हो जाएगी या फिर वाष्पित होने लगेगी। तो ये सारे परिवर्तन जो है हमारी आँखों के सामने हो रहे हैं। तो ऐसे परिवर्तन को क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन में जिस चीज़ में परिवर्तन होता है, पहली चीज़ तो ये हम आँखों से देख नहीं पाते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। बस जो बदलाव आ जाता है किसी चीज़ में, वो हमको दिखता है कि रासायनिक परिवर्तन हो गया है। रासायनिक परिवर्तन का अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि दूध से दही बनना। दूध से दही बनना, तो रात में थोड़ा सा दूध में थोड़ा सा दही मिला के रख देते हैं, सुबह पूरा का पूरा दही बन जाता है। अगर कभी दूध को लेके देखोगे कि दही कैसे बन रहा है तो क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। तो इसको हम देख नहीं सकते हैं, बस दूध दिखा और उसके बाद क्या दिखा, दही दिखता है। तो दूध से दही बन गया। इसी तरह एक एग्जाम्पल और होता है, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, अगर कोई लोहा खुला छोड़ दिया जाता है वातावरण में, तो वातावरण की ऑक्सीजन से लोहे का ऑक्सीकरण होता है और लोहे पे जंग लग जाती है। इस चीज़ को भी हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि जंग 2 4 5 10 दिन में, साल में तब जाके लग होती है। तो इतनी देर तक हम उनको देख नहीं सकते हैं बैठ के कि क्या हो रहा है उस पर, ना ही वो क्रियाएँ हमको दिखाई देंगी। तो लोहे पे जंग लगना हो गया। इसी तरह का एक एग्जाम्पल होता है सांस लेना। जो सांस लेते हैं हम लोग, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसे रासायनिक परिवर्तन है? क्योंकि सांस में जब हम अंदर हवा लेते हैं, वायु, तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड तक जाती है और ब्लड में परिवर्तन होता है, कुछ रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होकर बाहर आ जाती है। तो ये जो परिवर्तन हुआ, ये भी क्या होगा, एक रासायनिक परिवर्तन। ठीक, सांस लेना। और होता है कि
अंगूर के रस का किण्वन, अंगूर के रस का किण्वन। अंगूर के रस के किण्वन के द्वारा क्या बनाया जाता है? तो अंगूर के रस के किण्वन द्वारा बहुत टाइप की शराब बनाई जाती है, ठीक है। तो ये किण्वन होता है। इसी तरह के हमारे लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो रासायनिक परिवर्तन को दिखाते हैं, ठीक है। जैसे सांस लेना हो गया, दूध से दही बनना हो गया, लोहे पर जंग लगना हो जाता है, ये सारे क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में चाहे तो हम डिफिनीसन भी लिख सकते हैं कुछ, कि ऐसा परिवर्तन, डिफिनीसन अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के रंग, आकार, ठीक है, स्वाद आदि में परिवर्तन हो जाता है, आदि में परिवर्तन आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो ये हो गया सिंपल सा हमारा रासायनिक परिवर्तन। एग्जाम्पल लिखा है, जैसे दूध का स्वाद कुछ और होता है लेकिन दही कैसा हो जाता है? खट्टा हो जाता है। उसी तरह से कई सारी चीज़ों का, अंगूर का रस वैसे मीठा होता है लेकिन जब किण्वन हो जाता है तो हल्का एसिडिक हो जाता है। जो गन्ने का रस होता है, गन्ने का रस, ठीक है, गन्ने का रस भी मीठा होता है लेकिन जब उसका किण्वन हो जाता है तो कैसा हो जाता है? खट्टा हो जाता है या अम्लीय हो जाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, तो ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के रंग, आकार, स्वाद आदि में परिवर्तन आ जाता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। दूध से दही बनना, सांस लेना, अंगूर के रस का किण्वन। इसी के साथ समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे कि रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसको अभी समझेंगे और डिटेल में कि रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसके कई सारे क्रियाकलाप बुक में दिए गए हैं, वो पढ़ सकते हो। और भी कई सारी चीज़ों से 3 क्रियाकलाप लगभग दिए गए हैं, उसको देख सकते हो कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। मुख्यतः रासायनिक परिवर्तन क्रियाकलाप में दिया गया है, उसको देख लेंगे। फिर इसके आगे रासायनिक समीकरण को आता है। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया को जब संकेतों के माध्यम से लिखा जाता है तो वो क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। इतना देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया देखा, रासायनिक परिवर्तन प्रदर्शित करना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसमें मुख्यतः कुछ परिवर्तन होते हैं, इसमें मुख्य परिवर्तन पाए जाते हैं, मुख्य परिवर्तन पाए जाते हैं। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? ठीक है, अवस्था परिवर्तन, अवस्था बदल जाती है, ठीक है। कहीं कहीं टेम्परेचर घट बढ़ जाता है, टेम्परेचर घट बढ़ जाता है, और रंग में परिवर्तन, ठीक है। तो कई सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे अवस्था परिवर्तन हो जाती है। अवस्था परिवर्तन का मतलब
ठोस से गैस, गैस से द्रव में बदल सकता है। ठीक, अवस्था परिवर्तन। और कौन सा परिवर्तन होता है? नंबर 2, रंग में परिवर्तन। कलर चेंज हो जाता है, रंग में परिवर्तन। इसी के साथ में एक परिवर्तन और आता है कि तीसरा होता है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, ठीक है। और इसी के साथ में एक आता है गैस का उत्सर्जन। एक और है नंबर 4, गैस का उत्सर्जन। अभी इनको कायदे से समझेंगे सारे एग्जाम्पल के तहत। ठीक, ये गैस का उत्सर्जन हो गया। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन और गैस में परिवर्तन। इसका जो एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा जो क्रियाकलाप दे रखे हैं एनसीईआरटी की बुक में, उन्हीं के माध्यम से समझ सकते हैं। कि पहला जो क्रियाकलाप दे रखा है उसमें बोला गया है कि एक मैग्नीशियम की छोटी सी छड़ होती है। ठीक है, मैग्नीशियम का तार होता है एक Mg का। इसको जलाया जा रहा है, बर्नर में क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं। बर्नर में जलाते हैं तो चमकीली ज्वाला के साथ पूरा का पूरा मैग्नीशियम वायर जल जाता है और नीचे एक पोर्सलिन डिस्क रखी रहती है, मतलब कांच की कटोरी। यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पे इकट्ठा करते हैं तो यहाँ पे हमको कुछ चीज़ दिखती है, राख दिखती है। इसकी क्या है? वो राख है। राख का कलर कैसा दिखता है हमको? सफ़ेद। मतलब पहले किसी दूसरे कलर का था, लेकिन जब इसको जलाया गया तो जब जलाते हैं तो ये जो मैग्नीशियम था, ये ऑक्सीजन, जो वातावरण या वायु में ऑक्सीजन थी, उसके साथ रिएक्शन करके जला और इसकी जो राख बन के आई वो कैसी आई? सफ़ेद। तो मैग्नीशियम का हवा में जलना भी क्या हो गया? एक रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि अब इस राख से दोबारा हम मैग्नीशियम नहीं प्राप्त कर सकते। जो मैग्नीशियम प्राप्त होता है ये होता है मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ठीक है, MgO। यह है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ से रासायनिक परिवर्तन दिखता है। कैसा परिवर्तन दिखा? रंग में परिवर्तन दिखा। ठीक है, रंग में परिवर्तन दिख गया। तो पहला जो हमने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया में इतने परिवर्तन पाए जाते हैं, तो रंग में परिवर्तन दिखे। अवस्था का परिवर्तन सिंपल होता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं। अवस्था में परिवर्तन की कभी कभी कुछ ठोस होते हैं वो द्रव में बदल जाते हैं, द्रव होते हैं वो ठोस में बदल जाते हैं, या फिर कोई द्रव गैस में बदल जाता है। तो यहाँ पे रंग दिखा है कि पहले मैग्नीशियम का कुछ कलर और था, लेकिन जब वायु की उपस्थिति में गर्म किया गया तो इसका कलर कैसा हो गया? वाइट हो गया, सफ़ेद हो गया। तो रंग में परिवर्तन हो गया। उसी तरह से एक एग्जाम्पल और होता है कि जिंक जैसे होता है। जिंक के जिंक कॉपर इसको एक बीकर में डाल देते हैं और उस बीकर में क्या भरा हुआ होता है? अम्ल, HCl या H2SO4। अभी इन अम्लों के बारे में नहीं देखे हो, छोटी क्लास है, तो सिंपल ये समझ लो कि अम्ल क्या होते हैं। जैसे तेजाब देखा होगा, तेजाब। ठीक, तेजाब में अगर लोहा डालोगे तो क्या होगा? लोहा तुरंत गल जाता है। इसी तरह HCl होता है, अब वो भी एक अम्ल है, तेजाब की तरह अम्ल है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। ये किसके पास जब पाया जाता है? तो डेयरी वाले लोग जो रखते हैं इसको, दूध की डेयरी जो रखते हैं वो रखते हैं, उनका काम पड़ता है। उसमें जब कोई जिंक या फिर कॉपर डाल देते हैं, जिंक और कॉपर क्या है? ये धातुएं हैं। तो जब इन धातुओं को इसमें डाल दिया जाता है तो यहाँ से बुदबुदाहट के साथ थोड़ी सी गैस निकलती है। बुदबुदाहट के साथ क्या होती है? गैस निकलती है। और वो गैस कैसी हो सकती है? हाइड्रोजन गैस होगी। ठीक, तो जब अम्ल के साथ कोई कॉपर या फिर मेटल धातु डाली जाती है तो गैस निकलती है। इस गैस को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन गैस। तो ये एक परिवर्तन हो गया। कैसा? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जिंक अम्ल से क्रिया करके एक गैस बना रही, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में याद रखना कि आगे से कहीं कहीं गैस भी निकलेंगी। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो वहाँ से गैस का भी उत्सर्जन हो सकता है। उसके बाद अगर ताप में परिवर्तन का उदाहरण देखेंगे तो सिंपल सा देखा होगा अपने अपने घरों में, जब पुताई करने के लिए चूना लाते हैं। ठीक है, चूने को बाल्टी में डालते हैं तो कैसा होता है? बुदबुदाहट के साथ गैस निकलती है उसमें से भी। और उसके बाद जब उस डब्बे को छुओगे, टच करोगे तो कैसा लगता है? गर्म हो जाता है, हीट, टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसका ताप बढ़ जाता है। तो कुछ अभिक्रियाएँ ऐसी होती हैं कि उनमें ताप का उत्सर्जन होता है। ताप मतलब ऊष्मा निकलती है। और कुछ अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित भी होती है।
कोई अपक्रिया करोगे तो वो ठंडी पड़ जाएगी, ठीक। रासायनिक अपक्रिया करोगे कोई भी तो ठंडी भी पड़ सकती है और कुछ गर्म भी पड़ सकती है। तो ये सब रासायनिक परिवर्तन के क्या है, लक्षण है। अगर ऐसा कहीं पर दिख रहा है तो समझ जाओगे क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तुम्हारे सामने कुछ करके दिखाया गया और बोला, पूछा गया भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, तो उसमें देखोगे कि क्या अवस्था में परिवर्तन हुआ है, रंग में परिवर्तन हुआ है या ताप में बदलाव आया है, गैस का उत्सर्जन हुआ है। तो इन सारी चीज़ों से पहचान सकते हो कि वो परिवर्तन कैसा था, रासायनिक परिवर्तन था। तो यहाँ तक परिवर्तन कंप्लीट होता है, ठीक है, परिवर्तन। इसके बाद हम चलेंगे रासायनिक अभिक्रिया, तो हो ही गया रासायनिक समीकरण पे, ठीक है। इतनी चीज़ें अच्छे से समझो, उसके बाद आगे की चीज़ें देखते हैं। तो बच्चों आगे देखते हैं, रासायनिक परिवर्तन पढ़ा, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अब जो चीज़ आती है वो होता है रासायनिक समीकरण, ठीक है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो जैसे कि हमने अभी पहला एक एग्जाम्पल देखा था कि मैग्नीशियम की एक छड़ को जब हम आग से या बर्नर से जला रहे थे तो वायु के साथ क्रिया करके वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था। तो इस चीज़ को हमको अगर दिखाना है या किसी को बताना है या रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे कि जब मैग्नीशियम, या ऐसे लिखेंगे जब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, किया जाता है, तो वह वायु की ऑक्सीजन के साथ, वायु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये हमने पढ़ा था पहले, अभी एग्जाम्पल दिया था कि मैग्नीशियम की छड़ को या मैग्नीशियम धातु को जब हम जलाते हैं तो वायु की जो ऑक्सीजन होती है उससे के साथ क्रिया करके वो क्या बना लेता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना लेता है। तो अगर ये क्रिया किसी को बतानी है तो क्या इतना बड़ा बताओगे, कहोगे उससे कहानी सुनाओगे कि मैग्नीशियम की जब वायु को बर्नर में गर्म करते हैं तो वायु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वो ये बना लेता है। तो ये बहुत बड़ा विस्तार है। इसको छोटे रूप में दिखाने के लिए हम एक समीकरण बनाते हैं, उसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब वायु की ऑक्सीजन, ये दोनों ने मिलके क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है, ये अच्छा तरीका था या ये अच्छी कहानी थी? मतलब इतना बड़ा बताने से अच्छा था कि हम आसानी से इसको ऐसे लिख दें। तो ये भी जो चीज़ ये बता रहा है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, जला रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो चीज़ ये लाइन बता रही है वही चीज़ ये 4 लाइनें बता रही हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को ही प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सबके नाम लिखे, इसको थोड़ा और शॉर्ट किया जा सकता है, थोड़ा और संक्षेप में किया जा सकता है। कैसे संक्षेप में करेंगे, जैसे मैग्नीशियम का जो फार्मूला अगर हम चाहें संकेत तो Mg लिख दिया, ऑक्सीजन का संकेत O2 लिख दिया, इसको गर्म किया जा रहा है या जलाया जा रहा है तो ये संकेत लगा दिया, ये हीट का संकेत होगा, गर्म किया गया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो MgO बन गया। ये जो है ये उससे भी आसान तरीका मिल गया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने का ये उससे भी आसान तरीका है। इसको आसानी से देख के लोग समझ जाएंगे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को गर्म किया गया है, जलाया गया है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनके तैयार हो गया है। तो ये जो चीज़ लिखी है इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। तो डेफिनेशन में इसकी लिख भी सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करना, रासायनिक
रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के रूप में या तत्वों के रूप में, तत्व क्या है, ये संकेत ही हैं, संकेतों के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण समझ गए कहाँ से शुरुआत हुई थी। रासायनिक समीकरण अब धीरे धीरे केमिस्ट्री की बेस पे आ रहे हैं। सबसे पहले सिंपल सा हमने पढ़ा कि दूध से दही बनना, ठीक है, जंग लगना, ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम का जलना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन में रंग बदलता है, गैस निकलती है, तापमान बदलता है, बढ़ता है या घटता है। ये सारी चीज़ें पढ़ के उसके बाद फिर हमने समझा कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो जो अपक्रियाएँ रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनको अपक्रिया के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अपक्रिया को भी संकेतों के रूप में लिखा जाता है। तो ये जो चीज़ आती है इसको बोलते हैं हम रासायनिक समीकरण। ठीक है, इतना जानने के बाद फिर एक चीज़ आ जाती है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। किताब में थोड़ा सा एक टॉपिक है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसके पहले हम एक छोटी सी चीज़ जान लेते हैं जो कि ज़्यादातर किताबों में रखी होती है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कई प्रकार के संरक्षण के नियम पाए जाते हैं, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, ठीक, ये सब संरक्षण का नियम होता है। तो ये नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का, यहाँ पे जो हमारा काम आएगा वो आएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, देख रहे हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ने से पहले ये छोटा सा नियम है, थोड़ा सा समझ लेंगे इसको तो आगे की चीज़ें इसी पर बेस्ड हैं। बाकी इसका लेना देना कुछ है नहीं, यहाँ से बस इसी के आधार पर ही ये चीज़ बनाई गई है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि कोई भी भार है, कोई भी द्रव्यमान है, कि द्रव्यमान को ना बनाया जा सकता है, ना बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, द्रव्यमान को ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही उसको बना सकते हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम ठोस रूप था हमारे पास, अजीब कलर था, उसको हमने गर्म किया ऑक्सीजन के साथ और ये पाउडर सफ़ेद पाउडर के रूप में परिवर्तित हो गया। तो क्या हो गया, कोई नई चीज़ बनाई हमने? नहीं बनाई। बस जितने ग्राम मैग्नीशियम होगा, जितने ग्राम ऑक्सीजन उसके साथ जली है, उतने ही ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के तैयार हो जाएगा। तो इनकी मात्रा दोनों तरफ क्या है, बराबर है। अगर इस चीज़ को हम यहाँ इस समीकरण में अप्लाई करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा कि इधर जितना हमने मैग्नीशियम जलाया और उसके साथ जितनी ऑक्सीजन जलेगी उतना ही तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये नियम यही कहता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम ख़त्म नहीं कर रहे हैं। अगर जला रहे हैं उसको तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको हमने ख़त्म कर दिया, उड़ा दिया, गायब कर दिया। ऑक्सीजन उसके साथ जली है, इसका मतलब ऑक्सीजन ख़त्म नहीं हुई है। बस इन दोनों ने मिलकर एक नई चीज़ बना ली है, एक पाउडर बना लिया, सफ़ेद पाउडर। उसका नाम अलग हो गया, उसका कलर अलग हो गया, उसका काम अलग हो गया, उसके रासायनिक गुण अलग हो गए, लेकिन जितने ग्राम यहाँ जलाया गया था उतने ही ग्राम तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। वही ये नियम कहता है कि जितनी चीज़ जलाई जाती है उतनी ही चीज़ बन रही है। तो इसी नियम को बोलते हैं हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम।
और यही चीज़ जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं में लागू कर देते हैं तो वो अभिक्रियाएँ क्या कहलाएगी? संतुलित रासायनिक अभिक्रियाएँ कहलाएगी। अब इसका संतुलन चेक करने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे कि देखो मैग्नीशियम का यहाँ एक अणु है, मैग्नीशियम कितना है यहाँ पे? एक अणु है। इसी तरह यहाँ पर भी मैग्नीशियम एक अणु है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो इसका मतलब अभी कुछ चीज़ें क्या है? गड़बड़ है, कुछ गायब है। भाई 2 ग्राम ऑक्सीजन अगर जला था तो क्या 1 ग्राम थोड़ी ना बनेगा? बनेगा तो 2 ही ग्राम। 2 मोल जला था तो 2 मोल बनेगा। तो इसके लिए हमको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। जब 2 लगाएंगे तो देखो 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर था। अब इधर देखोगे कि मैग्नीशियम 2 हो गया, लेकिन इधर मैग्नीशियम क्या था? 1 है। तो इधर हमको 2 लगाना पड़ेगा। तो अब 2 मैग्नीशियम इधर भी हो गया, 2 मैग्नीशियम इधर भी है, 2 ऑक्सीजन इधर भी है, 2 ऑक्सीजन इधर भी है। तो ये होता है संतुलन। अब संतुलन किया कैसे जाता है ये आगे बताने वाले हैं। बस जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, समझो, फिर आगे बताते हैं कि संतुलन कैसे किया जा सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। जो अभी आप लोगों को बताया गया है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, इसी नियम के आधार पे हम देखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और इसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और कैसे हम संतुलन बनाते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता था कि किसी भी द्रव्यमान को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करते हैं। तो यहाँ रासायनिक समीकरण में भी यही होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में ना ही किसी द्रव्यमान का विनाश होता है, किसी द्रव्यमान का विनाश होता है, और ना ही कोई द्रव्यमान बनता है, ना ही कोई द्रव्यमान बनता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अर्थात अभिकारक तत्वों, जो लोग क्रिया में भाग ले रहे हैं उनको अभिकारक कहा जाता है। अभिकारक तत्वों का द्रव्यमान या भार, ठीक, अभिकारक तत्वों का द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होता है। उत्पाद तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होता है, द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक। जैसे कोई ए है उत्पाद, अभिकारक है, ये क्या है? एक अभिकारक है, और ये कोई रासायनिक अभिक्रिया करके बी बनाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं उत्पाद। तो जितना भी भार या परमाणु भार, द्रव्यमान भार ए का होगा, उतना ही हमको बी प्राप्त होगा जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। तो इसी चीज़ को रासायनिक संतुलन कहते हैं। कोई भी रासायनिक समीकरण होगा तो उसमें अभिकारक का भार और द्रव्यमान या उत्पाद का भार दोनों हमको बराबर करना रहता है। ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं? रासायनिक या संतुलित समीकरण। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि आयरन को जब H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो FeSO4 बनता है और साथ में बनता है जल या हाइड्रोजन गैस, जल नहीं हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब ये एक रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है, तो क्या ये पूरी संतुलित है? मतलब जितना द्रव्यमान इनका है उत्पादों का, उतना ही द्रव्यमान का अभिकारक का है। इसको चेक करने के लिए देखते हैं, जैसे यहाँ पर आयरन को देखते हैं। आयरन की संख्या कितनी है? 1। मतलब रासायनिक समीकरण कोई संतुलित है या नहीं है, इसको देखने के लिए सिंपल सा जो तत्व हैं यहाँ पे इनको देख लेते हैं कौन कितने हैं।
आयरन यहाँ पे Fe कितना है 1, यहाँ पर भी Fe कितना है 1। सल्फेट कितना है सल्फ़र, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है 4 है, यहाँ भी 4 है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है। तो ये जो समीकरण है ये दिख रहा है कि पूरी तरह से क्या है, ये संतुलित है। तो इसी तरह से कुछ समीकरण ऐसे मिलेंगे जो संतुलित नहीं होंगे। देखो जिंक, दूसरी रिएक्शन है जिंक प्लस H2O, या आयरन ले लो यहाँ पे या जिंक ले लो, जो भी ले लो। आयरन के साथ सीखते हैं, फिर बाकी और सारी प्रैक्टिस करेंगे। Fe प्लस H2O, ये Fe2O3 आयरन ऑक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस। ये क्या है हमारे पास, ये आयरन है, ये जल है, और ये क्या है आयरन का ऑक्साइड है। इसका नाम आगे भी पढ़ोगे। और ये हाइड्रोजन गैस है। अब यहाँ पे देखोगे क्या ये सब संतुलित है। इधर आयरन 2 है, इधर 1 है, इधर H2 2 है, उधर हाइड्रोजन 2 है, ये तो है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 1 है, उधर 3 है। तो ये संतुलित नहीं दिख रहा है। अब इसको संतुलन करने के लिए ध्यान से एक एक रूल सीखते चलेंगे, नियम, और पता चल जाएगा, सीख जाएंगे कैसे संतुलन किया जाएगा। तो सबसे पहला क्या काम करना है, ध्यान से देखना है। सबसे पहला क्या काम होगा, जितने भी दिए हुए हैं रासायनिक समीकरण में, जब हमको संतुलन करने के लिए पूछा जाएगा तो रासायनिक समीकरण दे देंगे। जैसे आयरन होता है, Fe होता है, Fe2O3 है, सबको एक डिब्बे में बंद कर देना है। डिब्बे में क्यों बंद कर दिया जा रहा है, क्योंकि इनके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, इनके साथ कोई बदलाव नहीं करना है। जैसे Fe2O3 लिखा है, कभी हम Fe3O4 नहीं कर सकते कि ये कर दिया Fe3O4 कर दिया, ये नहीं करना है। H2 को H4 नहीं बना सकते हैं, इधर H2O को H4O2 नहीं बना सकते हैं। इनमें कोई बदलाव नहीं करना, ना यहाँ 3 लगाना है। जैसे कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ 3 लगा है तो ऐसे इसको भी 3 बना देंगे, लो बैलेंस हो गया। ये गलत है। जो दिया है उस पर कोई छिड़कानी नहीं करनी है। कैसे संतुलन करना है, पहला स्टेप ये हो गया कि इसमें जो बॉक्स बना लेंगे सबको। जो सेकंड स्टेप होता है उसमें क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा है पूरी रिएक्शन में, सबसे ज़्यादा बार कौन है, सबसे ज़्यादा किस चीज़ के परमाणु या अणु है। तो ऑक्सीजन दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन के अणु कितने हैं, 3 इधर 4 इधर। तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी रिएक्शन सेम लिखनी है। ध्यान से देखना, ये Fe लिख दिया। अभी हमको केवल ऑक्सीजन पे ध्यान देना है। इधर H2O लिख दिया और ये Fe2O3 प्लस H2। अब देखेंगे ऑक्सीजन इधर 3 था, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 3 कहाँ लगाएंगे, इसके आगे, यहाँ पर बॉक्स के बाहर यहाँ पे 3 लगा देंगे। यहाँ पे 3 लगा देंगे, ठीक। ऑक्सीजन 3 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 3 है, फिनिश हो गया, ठीक। उसके बाद किसका नंबर आता है, उसके बाद कौन है ज़्यादा, आप देखो हाइड्रोजन को गिनोगे तो इधर कितना है, ये H2 कितने हैं, 3। H2 कितने हैं, 3। तो एक H2 में 2 हाइड्रोजन, एक H2 में 2 हाइड्रोजन, तो 3 H2 में कितने, 6 हाइड्रोजन। तो 6 हाइड्रोजन इधर है, इधर कितने हैं, इधर हाइड्रोजन है 2, ठीक। कितने हैं, 2 हैं। तो ये 2 को हम 6 कैसे कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन में, एक H2 में 2 हाइड्रोजन, तो 3 H2 में कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब कौन बचता है, इसी तरह से करना है। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, इधर भी ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, बचा कौन, Fe। इधर Fe कितना है, 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, Fe प्लस 3H2O, Fe2O3 प्लस 3H2। अब आयरन को बैलेंस करना है Fe को, तो सीधा इधर Fe2 है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2। अब देखो सबको गिनोगे तो सारी की सारी जो एलिमेंट हैं ये सब बराबर हो जाएंगे। ये क्या है, अभिकारक हैं, अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं। ये क्या है, उत्पादक है, जो चीज़ बन के आ रही है। तो जितना अभिकारक है, जितना द्रव्यमान होगा अभिकारक का, जितने मोल होंगे उतने ही मोल क्या होंगे, इसके उत्पाद होंगे। तो ये होता है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। यहीं पर
मतलब द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत भी काम करता दिख रहा है कि जितना द्रव्यमान हमने अभिक्रिया में लिया था उतना ही हमको उत्पाद मिल गया। भले ही वो किसी और रूप में मिलता है, अलग अलग जगह में मिलता है, लेकिन मिलेगा सेम। जब सबको इकट्ठा करेंगे, जोड़ेंगे, तो दोनों तरफ का क्या निकलेगा? सेम निकलेगा। तो इसी चीज़ को बोला जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में ना ही कोई द्रव्यमान का विनाश होगा, ना ही कोई द्रव्यमान बनेगा। अर्थात का मतलब है कि अभिकार तत्वों का द्रव्यमान जो होता है उत्पाद तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होता है, दोनों साइड में बराबर होगा। इतना देखो अच्छे से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ एक छोटी सी चीज़ और है, उसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये क्या है? तो इसको लिख लेंगे कि अभिक्रियाओं को उनके भौतिक अवस्थाओं के साथ प्रदर्शित करना। इसका मतलब क्या है? कोई भी अभिक्रिया अगर हम लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें जो भी अणु परमाणु हैं जो भाग ले रहे हैं, उत्पादक या फिर अभिकारक, उत्पाद या अभिकारक, उनके साथ में उनकी भौतिक अवस्थाएं भी लिखी जाती हैं। ठीक है, भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं? जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, ठीक है, प्रेसिपिटेट होता है, अवक्षेप, या फिर कोई भी प्रेसिपिटेट बनता है गैस। ये सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? भौतिक अवस्थाएं। तो जो ठोस होता है, ठोस, इसको सॉलिड कहते हैं। इसकी भौतिक अवस्था को S से लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, जो द्रव होता है ये लिक्विड होता है, लिक्विड, इसको L से लिखकर प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, बाकी बचता है गैस। जो भी चीज़ें गैस होती हैं, ठीक है, उनको G से लिखकर प्रदर्शित करते हैं। और हमको जो अवक्षेप प्राप्त होते हैं, अवक्षेप, इसको हम PPT लिखते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक है, PPT। अवक्षेप का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें, मतलब कभी कभी कोई रिएक्शन होती है तो जो बर्तन होता है उसकी तली में कुछ बैठ जाता है। जैसे जब पनीर बनाते हैं तो दूध क्या होता है? फट जाता है। दूध फट जाता है तो नीचे बैठ जाता है, तो क्या होता है? वो पूरा दूध का अवक्षेप होता है, उसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में जब ये चीज़, ऐसी कोई चीज़ बन के आती है जिसमें कुछ चीज़ नीचे बैठ जाती है, जैसे एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें कोई अभिक्रिया हो रही है, यहाँ तक भरा हुआ है पूरा लिक्विड, जैसे ही कोई चीज़ डाला और इसमें से कुछ थोड़ा सा मटेरियल इकट्ठा होके यहाँ पे जम गया, नीचे बैठ गया तुरंत, तो ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग? PPT, प्रेसिपिटेट। ठीक, आगे चल के बहुत जगह मिलेगा, अभी इसका ज़्यादा काम नहीं, लेकिन समझ लेते हैं। अब इन सब का यूज कैसे होगा देखेंगे। एक रिएक्शन सामने लिखी हुई है, इसी में देख लेते हैं। जैसे आयरन, आयरन लोहा है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो कैसा होगा? लिक्विड होगा, ये सॉलिड होगा। ठीक है, सॉलिड होगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे? S से। H2O क्या होता है? जल होता है। जल कैसा होता है? द्रव्य होता है, तो लिक्विड, ये L से लिखा जाएगा। इसी तरह Fe2O3 जो बन के तैयार हुआ है, ये भी सॉलिड है, तो इसको S से लिखेंगे। हाइड्रोजन जो होती है, सब जानते हैं, हाइड्रोजन क्या होती है? गैस। ये जो एरो ऊपर की ओर लगा है, कहीं एरो अगर दिख जाता है, इसका मतलब क्या है? गैस है, तो साथ में G लगाकर भी लिखते हैं। अगर कहीं पर कोई चीज़ बन रही है और उसमें एरो नीचे की ओर लगा है, इसका मतलब वहाँ क्या बन रहा है? PPT बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। ठीक है, इतनी चीज़ें देखने के बाद अब आते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार पे, कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। जो इस चैप्टर में मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अब आई है। अगर चाहो तो 2-4 रिएक्शन पहले बैलेंस करके प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद अभिक्रियाओं के प्रकार पे आते हैं। बस ये हमारे पास एक रिएक्शन है, इसको बैलेंस करना है। पहले तो इसको संकेतों के रूप में भी लिखना है। ठीक है,
तत्वों के रूप में, तत्विक फॉर्म में आणविक अभिक्रिया लिखनी है। उसके बाद इसके मतलब भौतिक फिजिकल जो इंडिकेटर होते हैं, भौतिक संकेत, वो भी साथ में लिखेंगे और इसको बैलेंस भी करेंगे। पूरे काम करने इसी रिएक्शन पे। तो देखते हैं हाइड्रोजन क्या होता है। हाइड्रोजन अगर लिखेंगे तो हाइड्रोजन होता है H2। हाइड्रोजन को क्या कहते हैं हम? H2 कहते हैं। ठीक है बच्चों। क्लोरीन जो होता है इसका फार्मूला होता है Cl2। क्लोरीन का बच्चों फार्मूला क्या होता है? Cl2। ठीक है, ये सब फार्मूले आप लोगों को धीरे धीरे याद रखने हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है तो इसको हम लिखते हैं HCl। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ अम्ल याद करने हो तो अम्ल हम लिखे दे रहे हैं इधर, इनको नोट कर लेना और अपना याद कर लेना। वैसे सब छोटे लेवल की चीज़ें हैं, क्लास 9th में अम्ल और ये सब क्षार वगैरह याद होना चाहिए, क्या अम्ल होता है क्या क्षार होता है। एक अम्ल होता है H2SO4, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक, जिसको हम लोग तेजाब कहते हैं। HCl एक होता है, इसको कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्योंकि अम्ल और क्षार पहचानना इस चैप्टर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चैप्टर में पूरा चैप्टर है अम्ल क्षार पर, वहाँ हम ये चीज़ें पढ़ेंगे भी। इसको क्या कहा जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक होता है HNO3, इसको कहा जाता है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, ठीक। और एक होता है HNO2, इसको बोला जाता है नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल। एक होता है H2CO3, ये होता है कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल। और कुछ अम्ल और होते हैं जैसे CH3COOH, इसको हम लोग एसिटिक अम्ल कहते हैं। एसिटिक अम्ल। तो और भी कई सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सिंपल से हैं इनको याद रखना है आप लोगों को, ज़रूरी रहता है इतना याद करना। इसी तरह से कुछ क्षार भी होते हैं। क्षार, ये याद रखना है क्षार कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो क्षार है यह है HNaOH, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है बुक में जिसमें लिखा होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कुछ और लिखा होगा आयरन या फिर जिंक, और सामने एरो के लिखा होगा बाकी कोई दूसरा नाम लिखा होगा। डायरेक्ट ऐसा फार्मूला किताब में नहीं दिए हैं, कई जगह पर डायरेक्ट ऐसा फार्मूला नहीं दिए हैं, तो ये नाम लिखे हैं। इन नाम के लिए हमको ये फार्मूला बनाना पड़ेगा, इन नाम को देखकर फार्मूला बनाना पड़ता है। इसीलिए कुछ फार्मूले जो बेसिक वाले हैं इनको याद रखना ज़रूरी है। और दूसरा होता है एक KOH होता है, इसका नाम होता है पोटेशियम। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और एक होता है MgOH का होल ट्वाइस, इसका नाम होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्स। चलो इतने रखते, बाकी और देख लेना बुक में, लिख लेना और उनको याद रखना कि अम्ल क्षार साथ में कुछ लवण आते हैं, ठीक, सॉल्ट, उनको भी याद रखना है, जैसे NaCl होता है, KCl होता है, ये सारी चीज़ें। तो क्षार ये याद रखना है। और भी कई सारे मिलेंगे, आगे चल के बताते रहेंगे। जब प्रैक्टिस करोगे तो कुछ चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। बाकी हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सब याद ही होना चाहिए। कम से कम 1 से लेके 20 तक सारे परमाणु क्रमांक, जितने भी तत्व हैं, तत्वों के परमाणु क्रमांक सहित पूरी लिस्ट याद होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, मतलब लाइन से सब याद होना चाहिए। उनकी यहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। अब आते हैं इनकी भौतिक अवस्था को लिखना है। तो हाइड्रोजन क्या होती है, जैसे बताए एक गैस है तो G लिख दिया। क्लोरीन भी एक गैस के रूप में होती है, इसको भी G लिख दिया। HCl जो होता है ये लिक्विड भी बनता है और गैस फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे लिक्विड लिख दिया, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आते हैं बैलेंसिंग पे।
तो इनमें तो हमको कोई बदलाव नहीं करना है, बॉक्स बना लेंगे, कोई बदलाव नहीं करना है। जो भी बदलाव करना होगा इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ना ही इसमें कोई चेंज करना। बाहर इसके जो करना होगा कर लेंगे। सबसे ज़्यादा कौन है, तो अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है। तो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, किसी को भी बैलेंस कर लेंगे, हाइड्रोजन या क्लोरीन को। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जो इधर तो 2 हाइड्रोजन है, ठीक, इधर 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो 2 हाइड्रोजन हो गया। ये जो डब्बा था, डब्बा ये ब्रैकेट, इसके बाहर ही 2 लगाया है, अंदर नहीं लगा है। अब यहाँ से देखोगे कि 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, तो इसका मतलब क्लोरीन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो छोटी सी रिएक्शन थी, एक बार में ही क्या हुई, बैलेंस हो गई। दूसरी रिएक्शन कोई देख लेते हैं, पहले आणविक फॉर्म में, ठीक है, अणुओं के फॉर्म में, उसके बाद उनकी भौतिक अवस्थाएं लिखेंगे, फिर उनको बैलेंस करेंगे। तो ध्यान से देखते हैं, समझते चलेंगे। जैसे बेरियम क्लोराइड दिया है, तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला पता होना चाहिए, BaCl2 होता है, ठीक। एल्युमिनियम क्लोराइड होता है, एल्युमिनियम सल्फेट, तो Al2SO4 का होल थ्राइस ये हो जाता है, ठीक। एल्युमिनियम सल्फेट हो गया। अब आता है यहाँ पे बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट बनेगा BaSO4 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट जो बनता है ये बनता है AlSO4, ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा यहाँ पे, तो एल्युमिनियम क्लोराइड यहाँ पे बनेगा AlCl3 इस टाइप में, ये बन गया। अब इसमें आगे बैलेंसिंग सीखते हैं। ये अब कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, ये भी लिख देंगे। ये सॉलिड होगा हमारे पास, सबके सब सॉलिड ही हैं, यहाँ पे कोई लिक्विड नहीं है। AlCl3 सब सॉलिड इक्वस, ठीक है। अब होता क्या है, इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने से पहले सबसे पहले डिब्बा, सबको डिब्बे में बंद करेंगे। इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं करना है, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चल के समझ जाओगे, अगर बदलाव कर दोगे तो क्या होगा, फार्मूला बिगड़ जाएगा। बेरियम सल्फेट से कुछ और हो जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड, उसको एल्युमिनियम क्लोराइड नहीं कहेंगे अगर फार्मूला बदल देंगे, अगर नाम लिखे हैं सबके ऊपर, ठीक है। अब बैलेंस करने की बात आती है, तो सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, तो सबसे ज़्यादा कौन है, जो सबसे ज़्यादा है उसको पहले बैलेंस करते हैं। ये Al2SO4 का होल थ्राइस होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। बेरियम सल्फेट ये होगा। अब सबसे ज़्यादा कौन है, ठीक है, देखो ऑक्सीजन को ही देखो सबसे पहले। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो SO4, ये क्या है, सल्फेट। एक सल्फेट में कितना ऑक्सीजन है, 4। एक सल्फेट में कितना ऑक्सीजन है, 4। सल्फेट कितने हैं, 3 हैं, तो कितने ऑक्सीजन हो गए, 12 हो गए ऑक्सीजन। 12 इधर हो गए, इधर कितने हो गए, 4। तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 12। ऑक्सीजन के बाद देख लेते हैं सल्फ़र कितना है। सल्फ़र, ये सल्फेट कितने लगे हैं, 3। तो सल्फ़र जो होगा उनकी संख्या क्या होगी, 3 सल्फ़र, और इधर 1 सल्फ़र है। टोटल अगर मिला देंगे तो 4 सल्फ़र। ऑक्सीजन टोटल मिला देंगे तो 16। उसके बाद क्लोरीन को चेक कर लेते हैं। क्लोरीन इधर 3 है और इधर पे 2 है, तो 3 2 5 क्लोरीन हो गई। एल्युमिनियम बचता है, तो एल्युमिनियम इधर पे 2 है और उधर पे 1 है, तो 3 एल्युमिनियम है। उसके बाद देखते हैं बेरियम कितना बचा है, तो बेरियम इधर पे 1 है, उधर पे 1 है। बेरियम पहले से बैलेंस है, ठीक, 2 है। अब जो सबसे ज़्यादा है उसको पहले बैलेंस करेंगे, उसके बाद जो कम है उसको बाद में, फिर उसके बाद जो कम होता जाएगा उसको हम बैलेंस करते चले जाएंगे। सिंपल सा है। बाकी और ज़्यादा अच्छे से जब लोग इंटर में आएंगे तब देखेंगे कि बैलेंस करने की और विधियाँ क्या होती हैं। ये देख लिया, इसको हटा रहे हैं, अब यहीं पे बैलेंस होगा। सबसे पहले ऑक्सीजन, सल्फ़र, क्लोरीन, एल्युमिनियम, ठीक है। तो ऑक्सीजन की बात आती तो ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होगा, तो देखो ध्यान से, पूरा फार्मूला लिखना है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स BaSO4 प्लस AlCl3।
ऑक्सीजन इधर कितना है 4, इधर कितना है 12, 4 3 12, ठीक है 12 ऑक्सीजन है, इधर है 4, तो कैसे बैलेंस होगा? इसके आगे हम क्या लगा देंगे यहाँ पे 3, क्योंकि अब 4 3 12 ये हो गया ऑक्सीजन। देखो एक बेरियम सल्फेट में 4 ऑक्सीजन, ठीक, एक बेरियम सल्फेट में कितने 4 ऑक्सीजन, तो 3 बेरियम सल्फेट में कितने हो जाएंगे 12 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। उसके बाद किसका नंबर आया था? ठीक, सल्फ़र देखते हैं। अब सल्फ़र गिनो पहले, सल्फ़र अब देखो दोबारा गिन के सल्फ़र कितना है, इधर कितना है 3, ठीक, सल्फ़र कितना है इधर 3, इधर सल्फ़र कितना है 3, सल्फ़र अपने आप बैलेंस है, सल्फ़र क्या हो गया अपने आप बैलेंस हो गया। इधर सल्फ़र क्या था, देखो SO4 में एक सल्फ़र है और SO4 कितने हैं 3, तो टोटल सल्फ़र कितने हो गए 3, इधर सल्फ़र कितना है 3, तो सल्फ़र बैलेंस है। अब क्लोरीन को देखते हैं, तो फिर से एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सामने लिख भी सकते हैं कि ऑक्सीजन का संतुलन और साथ में भी सल्फ़र का संतुलन, ठीक, ऑक्सीजन भी बराबर हो गई और सल्फ़र भी बराबर हो गया। अब इस बार जो लाइन लिखेंगे इसमें क्या बराबर होगा? अब नंबर किसका है? क्लोरीन का। क्लोरीन देख लेंगे दोनों तरफ कितनी है, तो क्लोरीन जब देखेंगे तो यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 2 है, यहाँ पे कितनी है 3 है। अब क्या होगा 2 3 कैसे बैलेंस करोगे? 2 3 का कुछ सोचना पड़ेगा, क्या सोचोगे? देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे 6 हो जाए, देखो 3 और 2 इतनी जल्दी आसानी से नहीं बराबर कर सकते। ऐसा नहीं कि इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर 4 हो जाएगा, इधर 3 है फिर कम हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे तो 3 है। तो ऐसा काम करो कि दोनों बैलेंस हो जाएं, तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सोचोगे यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर दें किससे 3 से, तो इधर क्लोरीन कितना हो गया 6, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दे 2 से, तो 3 2 जा 6, यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया 6 हो गया। तो क्लोरीन इस तरह से हमारा बैलेंस हो गया, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तो इधर क्या लिख देंगे कि क्लोरीन का संतुलन, क्लोरीन का संतुलन, इस स्टेप में क्लोरीन बराबर हो गया है पूरी तरीके से। अब बात किसकी आती है? अब बेरियम और एल्युमिनियम को देख लेते हैं। तो फिर से फार्मूला पूरा लिख देंगे, 3BaCl2 प्लस Al2 SO4 का होल थ्राइस 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। तो इधर बेरियम कितना था 3 बेरियम है, इधर भी बेरियम कितना हो गया 3, अपने आप बैलेंस, बेरियम क्या हो गया अपने आप बैलेंस हो गया। एल्युमिनियम देखते, इधर एल्युमिनियम कितना था 2, इधर भी एल्युमिनियम कितना हो गया 2, ठीक, अपने आप बैलेंस है। तो अब पूरा का पूरा समीकरण क्या हो गया, ये संतुलित समीकरण हो गया। इसमें जितने ग्राम उत्पाद थे, अभिकारक थे जो भाग ले रहे हैं क्रिया में, ये अभिकारक है, जितना मोल या जितना ग्राम, जितना बाहर, जितनी मात्रा इनकी डाली गई थी उतनी ही मात्रा में ये दोनों मिलेंगे। हो सकता है कोई कम ज़्यादा मिले, वो बात अलग है, लेकिन टोटल की बात जब करेंगे, जो टोटल उत्पाद है तो उसका जो भार या द्रव्यमान या मोल होगा वो अभिकारक के बराबर होगा। तो अभिक्रिया में जो लग रहा है और अभिक्रिया में जो बन रहा है, रिएक्शन में जो ख़त्म हो रहा है और रिएक्शन में जो प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है, दोनों की मात्राएं क्या हैं बराबर हैं। तो सिंपल सा मेथड है बैलेंस करने का, अच्छे से देखो इनको और घर पे प्रैक्टिस करो। नहीं आती हैं चीज़ें तो कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुँच सके। इसी तरह से इसका अगला पार्ट आएगा, उसमें हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। इस पार्ट में इतना ही रहेगा, ठीक है, और अगले पार्ट में बाकी जो चैप्टर की चीज़ें बची हुई हैं उसको कवर करेंगे और पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।